हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ हीज 24/7 पर। यहाँ पे आपको जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि वीपीएससी 2.0 और फेज़ 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है नेहा सिंह और मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये जीके चाहे वो केवीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB का कर रहे हैं, यूपी टेट का कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। अगर आपको ईवीएस से रिलेटेड कंटेंट्स चाहिए जो कि सीटेट में आते हैं, आपको सीटेट पेपर 2 साइंस के कुछ कंटेंट्स चाहिए, तो सारे आप मेरे चैनल पर के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो मिलेंगे जो कि बहुत ही ईजी वे में समझाए हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं जीके एंड जीएस फॉर बीपीएससी 2.0। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडियन यूनियन? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, यानी कितने स्टेट हैं हमारे, यानी 28 स्टेट हैं टोटल और 8 यूनियन टेरिटरी है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन ए कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं? 52 सब्जेक्ट को लिया गया है, किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है ना। अगला है, द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज कैरी आउट बाय द? भारत में एक संघ शासित राज्य का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? कौन उसकी देख रेख करता है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना। द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटक वॉज अचीव्ड इन द ईयर? कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष में किया गया था? ठीक है ना। तो 1956 में कर्नाटक का एकीकरण यानी यूनिफिकेशन से तात्पर्य भारतीय राज्य में कर्नाटक के शामिल होने से है। यानी यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उनमें से एक राज्य कर्नाटक भी बना था। तो इसी के बारे में बताया गया है कि किस वर्ष में कर्नाटक का यूनिफिकेशन यानी एकीकरण किया गया था। तो कौन सा वर्ष था? 1956 है ना, 1956, जो कि 1956 तक मैसूर राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। यानी कर्नाटक से पहले उसको हम किस नाम से जानते थे? मैसूर राज्य से, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर वॉज गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा दिया गया था? तो कौन सा था आर्टिकल? आर्टिकल 370। यानी आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको क्या दिया गया था? एक अलग सा स्पेशल फीचर था उनका, अलग सा मतलब स्पेशल स्टेटस दिया गया था, है ना। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जो कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को वो उसका बेनिफिट था। और इस चीज़ को हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको हटाने पर बहुत हो हल्ला हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, हु एलोकेट एंड रीशफल द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? राज्य विधानसभा के मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कौन करता है? तो कौन करता है? गवर्नर, है ना। जो राज्यपाल होते हैं किसी भी स्टेट के, वो ये काम करते हैं। क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं मंत्रियों को और रीशफल करते हैं, यानी उनके विभागों का बदलाव। मतलब अगर कोई मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री है तो उनको क्या कर देंगे? उनको वित्त मंत्री में चेंज कर देंगे। जो वित्त मंत्री है उनको कृषि मंत्री बना देंगे। तो इस तरह का काम कौन करता है? राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, है ना, उनका ये काम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट टू बी क्रिएटेड? पहला भाषीय राज्य कौन सा बनाया गया? यानी ऐसा स्टेट बनाया गया जो कि भाषा के आधार पर अलग किया गया। तो वो कौन सा स्टेट था? आंध्र प्रदेश था, है ना। कब बना था? अक्टूबर 1 यानी 1 अक्टूबर 1953 को, यानी 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना था। और किस बेसिस पर बना था? लैंग्विस्टिक बेसिस पर, ये भाषा के आधार पर ये अलग हुआ था, है ना, एक अलग स्टेट बना था।
अगला क्वेश्चन है विच कमिटी एंड कमीशन एग्जामिन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की, यानी केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच करने वाली कमिटी या कमीशन के बारे में बताना है, वो कौन सा है। तो कौन है? सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन क्या करता है? स्टेट एंड सेंटर के रिलेशनशिप को क्या करता है? एग्जामिन करता है, चेक करता है ना। अगला क्वेश्चन है हु इज द एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको ओथ यानी उनको शपथ दिलाने का काम किसका होता है? तो आंसर क्या होगा? अब हाई कोर्ट कहाँ होता है? राज्य में होता है। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट कहाँ होता है? किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में होता है। तो कौन दिलाता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। उस स्टेट का जो गवर्नर रहता है यानी राज्यपाल रहते हैं, वो उनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हेन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 में। कब किया गया था? 42nd यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और कब हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 1976 में हुआ था। तब हम लोग क्या किए थे? फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किए थे, है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है? राज्य विधान परिषदों की सदस्यता की अवधि क्या होती है? यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं? मेंबरशिप ऑफ एनएलसी कितने दिनों का होता है? 6 ईयर के होता है, 6 ईयर का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? यानी किसके संविधान से, कौन से देश से, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। या हिंदी में पढ़ेंगे तो राजनीति के निर्दिष्ट सिद्धांतों को किससे अपनाया गया है? तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑपरेट थ्रू। यानी स्टेट किसके द्वारा ऑपरेट होता है? राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है ना। तो किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा स्टेट को यानी राज्य को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड लॉ को क्या किया जाता है? फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, फॉलो करवाने के लिए। सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान होता है? तो देखिए 3 सेना है ना, 3 सेना है हमारी, जैसे है थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है ना। ये 3 है यानी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडेंट हो या कुछ सबसे मतलब सर्वोपरि है, जो इन तीनों का हेड माना जाता है ना, इन तीनों का। अभी आप तो सीडीएस बना दिया गया था, लेकिन सीडीएस भी किसको रिपोर्ट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति को। यानी तीनों सेना का प्रमुख किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। अभी तीनों सेना का एक प्रमुख बनाया गया था सीडीएस, और सीडीएस से भी ऊपर कौन है? हमारे राष्ट्रपति। अगला है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, है ना, जिनको आप मैं हिंट दे देती हूँ, आपको सभी को पता होगा, जिनका हेलीकॉप्टर जो होता है वो क्रैश हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो उनके बारे में आप प्लीज़ मेंशन कीजिए कि उनका नाम क्या था और वो सीडीएस थे, है ना। अगला क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश बाई। कलकत्ता, अभी कोलकाता हो गया, पहले क्या पढ़ते थे हम लोग? कलकत्ता, है ना। वाज एस्टेब्लिश बाई यानी कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773 का विनियम अधिनियम के आधार पर कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था यानी स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ
1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, यानी 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। यानी 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेट करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है। दो चीज होती है ना, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है। और कितने फंडामेंटल राइट्स है? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। मुख्यमंत्री कहाँ होते हैं? चीफ मिनिस्टर कहाँ होते हैं? हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होते हैं ना। तो उस चीफ मिनिस्टर जब वो इलेक्शन के बाद जीत कर आते हैं, तो उस जीत के आने के बाद उनका शपथ ग्रहण का समारोह होता है। शपथ ग्रहण में कौन शपथ दिलाता है? गवर्नर दिलाता है या राज्यपाल दिलाते हैं। Which Chief Justice of India had the opportunity to act as a President of India? भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था? यानी ऐसे आपको चीफ जस्टिस का नाम बताना है। चीफ जस्टिस कहाँ बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और हमारे देश में कितना सुप्रीम कोर्ट है? ओनली 1 सुप्रीम कोर्ट, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें ये मौका मिला था कि वो राष्ट्रपति के पद का जो काम होता है उन्होंने देखा था, कार्यकाल को संभाला था, ठीक है ना। तो कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह नाम था ना, हिदायतुल्लाह नाम था, ठीक है ना उनका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When is the Finance Commission constituted in the year? वित्त आयोग का गठन वर्ष में कब किया जाता है? यानी वो कब किया जाता है वित्त आयोग का गठन? तो वंस इन अ 5 ईयर, 5 साल में एक बार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5 साल में एक बार। और कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और कितने कब किया जाता है? 5 साल में एक बार किया जाता है, क्योंकि 5 साल की सरकार होती है ना। अगला क्वेश्चन है, पावर टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्ट एक्सक्लूसिवली विथ। भारत के सरकार के खर्च को नियंत्रण करने की शक्ति विशेष रूप में किस पर टिकी हुई है? यानी भारत सरकार का जो एक्सपेंडिचर खर्चा होता है उसका देख रेख कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्ट्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री आप कह सकते हो, जो कि मुखिया होता है वहाँ का, और वो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? दल बदल कानून, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून दिया गया था? तो कब दिया था? 10th शेड्यूल में, यानी 10वें अनुसूची में ये बताया गया है दल बदल कानून के बारे में। अब थोड़ा सा इसको हम पढ़ते हैं कि वो है क्या। दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों यानी सांसदों और विधानसभा सदस्यों यानी विधायकों को दंडित करता है। विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकार में स्थिरता लाने के लिए संसद ने वर्ष 1985 में इस संविधान की 10वीं अनुसूचित के रूप में जोड़ा था। अब देखिए दल बदल कानून क्या है। आप अक्सर आप देखते हो न्यूज़ में कि ये नेता जो है इस पार्टी से टूटकर, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो कि बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाते हैं। तो इससे क्या होती है? सरकार टूटती है क्योंकि मेजोरिटी कम होती है ना। तो कम होने से क्या होता है कि सरकार टूट जाती है, तो क्या होती है? बैलेंस बिगड़ जाता है। एक स्मूथली सरकार चल रही है, अपना कार्यकाल संभाले हुए है, और उसमें से नेता हो गए, जो सांसद हो गए, या विधानसभा के जो विधायक हो गए, वो टूट के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, तो रीज़न के बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। तो उससे क्या होता है? सरकार की स्थिरता भंग होती है। स्थिरता भंग होने से क्या होता है? सरकार का जो काम काज चल रहा था उसमें बाधा पड़ता है, और इसके कारण दल बदल कानून लाया गया, 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इन विच कंट्री डिड द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड? न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किस देश से उत्पन्न हुई है? तो किससे हुई है? यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। कौन सी क्या हुई है? जुडिशियल रिव्यू जो ओरिजिनेटेड है ना, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगर आप प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बनना चाहते हो या कि कोई व्यक्ति को बनना है तो उसका मिनिमम एज क्या होना चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो कितने वर्ष की होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए, है ना। 25 वर्ष। अगर आप लोकसभा के सदस्य हो, अगर आप राज्यसभा के सदस्य हो तो आप सदस्य हो और आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर लोकसभा आता है तो आप 25 साल दोगे, अगर राज्यसभा आता है तो 30 साल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? स्विट्जरलैंड ने की थी, है ना। स्विट्जरलैंड ने ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला जो पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।